गांव में विक्रम सिंह नाम के राजा थे, जो बहुत ही दानी राजा थे। लेकिन उनकी बस एक शर्त थी, वो किसी को भी दान देने से पहले उससे एक सवाल पूछते। अगर कोई उनके सवाल का जवाब दे दे तो राजा उसे मुंह मांगी कीमत देते, लेकिन अगर कोई जवाब न दे पाया तो राजा उसे दान देने से इनकार कर देते। एक दिन राजा विक्रम सिंह के दरबार में एक राही आता है। महाराज, मैं एक यात्री हूँ और काफी दूर से आया हूँ। बस मुझे एक रात गुजारने के लिए पास की धर्मशाला में रुकना है, लेकिन मेरे पैसे लुटेरों ने लूट लिए। तो क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं? अरे हाँ, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। जी महाराज, पूछिए। तुमने कहा कि तुम एक यात्री हो, लेकिन यात्री तो सिर्फ 2 हैं। अब बताओ कौन कौन? वो आदमी बहुत देर तक सोच में डूबा रहता है। महाराज, क्षमा कीजिए, लेकिन मुझे आपके सवाल का उत्तर नहीं आता। तो क्षमा कीजिए, मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा नियम है कि जो कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, मैं उसे दान नहीं देता। लेकिन महाराज, मेरे पास रुकने के लिए कोई स्थान नहीं है। परंतु जो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, मैं उसे दान नहीं देता। फिर आदमी चिंता के भाव से जाने लगता है। रुकिए, मैं आपको दान नहीं दे सकता, लेकिन आप मेरे महल में एक रात के लिए आश्रय ले सकते हैं। आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। लेकिन महाराज, आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर तो बता दीजिए। मेरे प्रश्न का उत्तर था सूरज और चांद। उसी राज्य में किशन नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कि अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। एक दिन ब्राह्मण बहुत परेशान बैठा हुआ था। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान दिख रहे हो? क्या करूं भाग्यवान, हमारी बेटी के ब्याह की तिथि नजदीक है, लेकिन अभी तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ है। तो परेशान ना हो तो क्या करूं? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? हमारे राजा बहुत दानवीर हैं, आप उनसे जाकर कुछ मदद ले लीजिए। वो सब तो ठीक है सुलोचना, लेकिन तुम्हें महाराज की आदत के बारे में तो पता ही है। वो दान देने से पहले प्रश्न पूछते हैं, और अगर उसमें से कोई भी उत्तर गलत हुआ तो वो दान देने से इनकार कर देते हैं। वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे आप पर भी पूरा भरोसा है। आपने इतने वेद पुराण पढ़े हैं, मुझे नहीं लगता कि आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। आप जाइए और उनसे कुछ मदद मांगिए। और हाँ, मैं तो कहती हूँ कि आप अजय और विजय को भी ले जाइए। बात तो तुम्हारी सही मालूम पड़ती है। ठीक है, मैं कल सुबह महाराज के पास मदद लेने हेतु जाऊंगा। महाराज, मैं आपके गांव का एक छोटा सा ब्राह्मण हूं। मुझे अपनी पुत्री के विवाह के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता है। जी ब्राह्मण देवता, आपकी सहायता करना तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, परंतु आप तो जानते ही हैं कि मैं दान मात्र उसी को देता हूं जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। जी महाराज, मुझे पता है, कृपया आप पूछिए जो भी आपको पूछना है। ठीक है ब्राह्मण देवता, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और आप मेरी उन कहानियों को पूरा करना, और अगर आप सही ढंग से उसे पूरा नहीं कर पाए तो मैं आपको दान देने में असमर्थ रहूंगा। जी अवश्य महाराज, कृपया पूछिए। वीरपुर गांव में राजा चंद्रसेन थे, जिनकी पुत्री थी पद्मा, जो कि बहुत ही सुंदर और गुणवंती थी, लेकिन उन्हें कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आता। एक दिन राजा अपने कक्ष में परेशान बैठे हुए थे।
तभी रानी सुभद्रा वहां आ जाती है। महाराज, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। महारानी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। राजकुमारी को कोई भी लड़का पसंद नहीं आता। अब उनकी उम्र भी हो गई है। महाराज, आप इतने परेशान ना होइए। हमारी राजकुमारी बहुत समझदार है। उन्हें पता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन महारानी, उन्हें राजकुमार पसंद ही नहीं आता। अब मैं अपनी पसंद के किसी राजकुमार से उनका विवाह करवा दूंगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा गजब मत करना। जब हमारी राजकुमारी को कोई लड़का पसंद आ जाएगा तब वो खुद ही आपको शादी के बारे में कह देंगे। और अगर आपको उनकी ज्यादा ही फिक्र हो रही है तो आप खुद उनसे बात कर लेना। ठीक है महारानी जी, मैं कल ही राजकुमारी से बात करूंगा। राजकुमारी जी, हमने आपको इतने सारे राज्यों के राजकुमारों से मिलवाया, लेकिन आपको उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। अगर आप कहें तो क्या मैं आपके लिए स्वयंवर रखवा लूं? आपको जो भी राजकुमार पसंद आएगा आप उन्हें अपने वर के रूप में स्वीकार कर लेना। नहीं नहीं पिताजी, मुझे स्वयंवर तो बिल्कुल पसंद नहीं है। स्वयंवर में मुझे कैसे पता चलेगा कि किस राजकुमार के अंदर कौन सा गुण है? मुझे जब कोई राजकुमार पसंद आएगा तब मैं आपको बता दूंगी। नहीं नहीं राजकुमारी, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। कल मैं 4 नौजवानों को बुला रहा हूँ। आपको उनमें से जो भी पसंद आए आप उन्हें अपने वर के रूप में स्वीकार कर लेना। ठीक है पिताजी, अगर मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं आया तो मैं उनसे विवाह ना करूंगी। ठीक है। राजकुमारी, ये देखिए, ये हैं 4 राजकुमार। अच्छा, लेकिन इनमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो मैं उनसे विवाह करने के लिए राजी हो जाऊं? बताइए कि आप में क्या विशेषताएं हैं। महाराज, मैं कपड़ा बेचकर जितना भी धन कमाता हूँ उसका एक हिस्सा मैं देवताओं को चढ़ाता हूँ। एक हिस्से को अपने ऊपर खर्च करता हूँ और एक हिस्सा बचाकर रखता हूँ और एक हिस्से को अपनी पत्नी के लिए रखता हूँ। और ये कला सिर्फ मुझे ही पता है। अगर तुम इनसे शादी करोगी तो तुम्हें कभी भी पैसे की तंगी नहीं देखनी पड़ेगी। हाँ, अब आप बताइए कि आप में क्या गुण है। महाराज, मैं सभी पशु पक्षियों की बोली जानता हूं। मैं किसी भी पशु पक्षी की बोली आपको सुना सकता हूं और समझ भी सकता हूं। महाराज, मुझे सारे वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान है। अगर आप चाहें तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। समय आने पर हम आपकी परीक्षा लेंगे। हाँ बताइए, तुम में ऐसा क्या खास गुण है जो मेरी बेटी तुमसे विवाह करे। महाराज, पशुओं की आवाज निकालना कोई बड़ी बात नहीं और वेद उपनिषदों का ज्ञान भी बहुतों के पास होता है। और पैसों को कैसे और कहां खर्च करना है ये भी बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन जो मुझ में विशेषता है वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। मैं शब्द भेदी बाण चलाना जानता हूं और मेरा निशाना बिल्कुल सटीक लगता है। जहां से भी आवाज आती है मैं वहीं पर बाण चलाता हूं। और मेरा निशाना आज तक नहीं चुका। हाँ तो राजकुमारी, बताइए, आप इन 4 में से किसे अपना वर चुनेंगी। हाँ तो बताइए ब्राह्मण देवता कि राजकुमारी इन 4 लड़कों में से किससे शादी करेगी। महाराज, राजकुमारी बहुत ही समझदार थी। अगले दिन राजकुमारी, आपने कहा था कि आप आज बताएंगी कि आप इन 4 में से किसे अपना वर चुनेंगी। जी पिताजी, मैंने अपना वर चुन लिया है। पिताजी, जो पहले प्रतिद्वंद्वी है वो शिल्पी है। जो पशुओं की भाषा जानता है वो ज्ञानी है। जिन्हें पुराणों का ज्ञान है वह ब्राह्मण है। पर
पर जो शब्दभेदी बाण चलाना जानते हैं वो एक क्षत्रिय है, तो एक क्षत्रांगिनी का विवाह भी क्षत्रिय से होना चाहिए। राजा अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनका विवाह चौथे लड़के यानी जो क्षत्रिय था उनसे करवा देते हैं। वाह, अति उत्तम। ब्राह्मण देवता मान गए आपके ज्ञान को। हाँ तो अजय, अब तुम्हारी बारी। मानिकपुर गांव में रमन नाम का एक किसान अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। वो दिन भर खेती मजदूरी करके गुजारा करता था। माँ, आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि आप कुछ काम मत किया कीजिए, मैं करा लूंगा सारे काम। अरे बेटा, तू भी क्या क्या करेगा? घर संभालेगा या खेत संभालेगा? वैसे भी मैं तुझे कब से कह रही हूँ कि मुझे एक बहू ला दे, तो मैं आराम से बैठूंगी। अरे माँ, इतनी सी खेती में हमारा गुजारा होना ही इतना मुश्किल है, तो एक और का गुजारा कैसे होगा? तू तो हमेशा ही बहाने मारता रहता है। सही तो कह रहा हूँ। पर एक दिन रमन जब रात को घर आता है तो अपनी माँ को बिस्तर पर लेटे हुए देखकर हैरान हो जाता है। माँ, क्या हुआ माँ? आपका पूरा शरीर आग से तप रहा है। चलिए, मैं शीघ्रता से आपको वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। वैद्य जी, देखिए ना, मेरी माँ बहुत ज्यादा ज्वर में है। बेटा, अभी तो मैंने इन्हें औषधि दे दी है, लेकिन इनका उपचार मुझसे नहीं होगा। तुम एक काम करो, शहर जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर को अपनी माँ को दिखाओ। ठीक है वैद्य जी, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन बेटा, तुम्हें कम से कम 15-20 हजार रुपयों का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रमन उसकी माँ को घर ले आता है। माँ को शहर में अच्छे डॉक्टर को भी दिखाना है, लेकिन पैसों का क्या करूंगा? कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? बेटा, तुझे मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरी जितनी उम्र थी मैं जी चुकी हूँ। ऐसा मत बोलो माँ, मैं अभी सेठ दयाराम से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ, उन्हें बाद में चुका दूंगा। वैसे भी वो पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे, हो ना हो वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे। लेकिन बेटा, पूरा गांव जानता है कि वो कितने कंजूस और लालची हैं। उनसे पैसा निकलवाना बहुत टेढ़ी खीर रहेगी। माँ, मेरे लिए इस पूरे संसार में आपसे बढ़कर और कोई नहीं, और इस वक्त उनके अलावा मेरी सहायता और कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। रमन जल्दी से सेठ दयाराम के पास पहुंच जाता है। सेठ जी, मुझे 20,000 रुपए की आवश्यकता थी। मेरी माँ बहुत बीमार है और वैद्य जी ने कहा है कि उन्हें शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। क्या क्या क्या? 20,000 रुपए? कसम चिल्लर की, मैंने इतने रुपए तो एक साथ खुद भी खर्च ना किए होंगे, और तू एक मामूली सा छोरा है। मैं तुझे इतने सारे पैसे क्यों दूंगा? सेठ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, अभी मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है, और आपके अलावा पूरे गांव में मेरी सहायता और कोई भी नहीं कर सकता सेठ जी। अरे तो तू मुझे कंगाल करने पर ही तुला है? अरे मैंने तुझे कह तो दिया, अब जा यहाँ से। लेकिन सेठ जी, आप मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे, इस नाते तो मेरी सहायता कीजिए।
अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा मदद, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब तुम मुझे एक कागज में आग और दूसरे में हवा ला कर दोगे। अगर तुमने मुझे वो ला दी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर अगर तुम ना ला पाए तो फिर मुझसे मदद लेना भूल जाना भाई। ठीक है सेठ जी। रमन दौड़ता हुआ अपने घर जाता है। क्या हुआ बेटा, क्या कहा सेठ जी ने? मना ही किया होगा, मुझे पता ही था कि वो सेठ एक नंबर का कंजूस है। नहीं माँ, सेठ जी ने पैसे देने के लिए हाँ कर दी है, परंतु उनकी एक शर्त है। शर्त? मुझे तो पता ही था कि वो सेठ बहुत चालाक है। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा पैसे देने से बचने की। वैसे क्या शर्त रखी है उस सेठ ने? माँ, उन्होंने कहा है कि मुझे वो पैसे तभी देंगे जब मैं एक कागज में हवा और दूसरे कागज में आग लेकर जाऊंगा। उस समय तो मैंने हाँ कर दी, लेकिन अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें कागज में हवा और आग कैसे दूं। अरे तो मैं तुझे बताती हूँ। हाँ तो अजय, अब तुम मुझे बताओ कि रमन ने एक कागज में हवा और दूसरे कागज में आग कैसे लेकर जाएगा। अभी बताता हूँ महाराज। यशोदा एक कागज का पंखा बनाती है और रमन को दे देती है। जब तू इस कागज को हिलाएगा तो तुझे हवा मिलेगी। हवा तो ठीक है, लेकिन मैं कागज में आग कैसे लेकर जाऊंगा? अगर इस कागज में आग रखी तो ये तो पूरा ही जल जाएगा। रुक जा, उसका भी इलाज है मेरे पास। फिर यशोदा जल्दी से कागज का कंडील बनाकर रमन को दे देती है। ये ले रमन, इस कंडील में तू आग भरकर ले जा सकता है। रमन बहुत ही खुश होकर दयाराम के पास पहुंच जाता है। अरे तुम अभी तो गए थे और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे सेठ जी, आपको आपका उपहार देने के लिए आया हूँ। ये लीजिए, इस कागज में बहुत ही ठंडी ठंडी हवा भरी हुई है और इस कागज के कंडील में आप आग जला सकते हैं। ये सब? अरे सेठ जी, अब ज्यादा सक पकाइए मत। आपको आपका उपहार मिल गया तो कम से कम अब तो मुझे 20,000 रुपए की उधारी मिल सकती है ना। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं लौटा दूंगा। सेठ को रमन को पैसे देने पड़ते हैं। धन्यवाद सेठ जी। वाह अजय वाह, मैं तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रसन्न हूँ। तो अब विजय, तुम्हारी बारी। जी महाराज, पूछिए, आपको मुझसे क्या पूछना है? विजय, तुम हमारे राज्य में से 2 ऐसे आदमी ढूंढ के लाओ जिनमें से एक ने कभी झूठ नहीं बोला हो और दूसरे ने कभी सच नहीं बोला हो। ठीक है महाराज, आप मुझे आज शाम तक का समय दीजिए, मैं ऐसे आदमी को ढूंढ कर ले आऊंगा। ठीक है। विजय एक आदमी को अपने साथ लेकर आता है। अरे विजय, मैंने तुम्हें 2 आदमियों को ढूंढ कर लाने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो बस एक आदमी को लेकर आए हो। महाराज, इस एक ही आदमी के अंदर दोनों गुण हैं। इसने ना कभी झूठ बोला, ना कभी सच बोला। पर वो कैसे? क्योंकि महाराज, ये आदमी बोल ही नहीं सकता। क्या? वाह विजय वाह, ब्राह्मण देवता, हम आपके और आपके दोनों बेटों के जवाब से बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए मैं आपकी बेटी की शादी अपनी तरफ से करवाना चाहता हूँ। दोनों बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। क्या? जय हो राजा विक्रम सिंह जी की जय हो, राजा विक्रम सिंह जी की जय हो, राजा विक्रम सिंह जी की जय हो। एक बार की बात है, एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके 4 बेटे थे
और वह सभी से समान रूप से प्रेम करता था। राजा अब वृद्ध हो चुका था और समय आ गया था कि वह अपनी आखिरी सांस लेने से पहले अपने बेटों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताए। अपनी मरणशैया पर लेटे हुए राजा ने अपने चारों बेटों को पास बुलाया। मेरे प्यारे बेटों, मेरी जिंदगी का सफर अब खत्म होने को है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जाने से पहले तुम्हें वो बातें बताऊं जो तुम्हारे जीवन और इस राज्य के भविष्य के लिए बहुत जरूरी हैं। पिताजी, कृपया बताइए, आपकी सीख हमारे लिए अनमोल होगी। पहली बात यह कि यह जो सारा राज्य है, यह सबसे बड़े राजकुमार का है। दूसरी बात यह कि तुम्हारे छोटे भाई तुम्हारी दाहिनी बाजू हैं, उन्हें हमेशा भाई बनाकर रखना। तीसरी बात यह कि हमारा राज्य प्रजा के सिर पर टिका हुआ है, इसलिए प्रजा को अपनी संतान की तरह समझना, उन पर हमेशा नजर बनाए रखना, वेश बदलकर उनके बीच जाकर खुद उनकी स्थिति का पता करते रहना, ध्यान रखना कि हमारा राज्य कैसे चल रहा है। और एक बात और, जब भी शिकार पर जाओ 4 कोस से ज्यादा दूर मत जाना, 5 कोस की सीमा को कभी पार मत करना। ये हमें हमारे पूर्वजों से सिखाया गया है। राजा ने ये बातें कहने के बाद अपनी आखिरी सांस ली और पूरा महल शोक में डूब गया। राजा की मृत्यु के बाद बड़े राजकुमार ने गद्दी संभाल ली। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। चारों भाई साथ मिलकर राज्य का ध्यान रखते और कभी-कभी शिकार पर भी जाया करते। एक दिन चारों भाई अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल में शिकार के लिए निकले। हर बार की तरह वे 4 कोस दूर तक गए, लेकिन इस बार उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। चारों इधर-उधर देखने लगे, लेकिन जंगल में न तो हिरण दिखा न कोई और जानवर। आज तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला, हमें और आगे जाना चाहिए। बड़ा राजकुमार तुरंत बोला, नहीं, हमारे पिताजी ने साफ साफ कहा था कि 4 कोस से आगे नहीं जाना है। यह हमारे पूर्वजों का नियम है और हमें इसका पालन करना चाहिए। लेकिन छोटे भाइयों को यह बात जंची नहीं। सबसे छोटे राजकुमार ने कहा, भैया, यह तो सिर्फ एक पुरानी बात है, हमें इसे मानने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम आगे जाएंगे तो हमें जरूर कोई शिकार मिल जाएगा। हाँ, इतने बड़े जंगल में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर कुछ मिलेगा। पिताजी ने शायद यूं ही कह दिया होगा। तीसरे भाई ने भी कहा, अगर हम डरते रहे तो कभी पता नहीं चलेगा कि वहां क्या है। चलो कुछ दूर और चलते हैं। बड़े राजकुमार को मन ही मन यह अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन छोटे भाइयों के बार-बार कहने पर उसे मानना पड़ा। ठीक है, लेकिन हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे और सावधान रहेंगे। फिर चारों राजकुमार अपने घोड़ों को आगे बढ़ाने लगे, तो अचानक घने पेड़ों के बीच से उन्हें एक भव्य मगर सुनसान सा महल दिखाई दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई हलचल नहीं थी, न कोई सैनिक न कोई सेवक, बस एक रहस्यमयी शांति थी। चारों राजकुमार अपने घोड़ों से उतर गए और दूर से महल को ध्यान से देखने लगे। तभी सबसे छोटे राजकुमार ने कहा, आप तीनों यहीं रुकिए, मैं अकेला अंदर जाकर देखता हूं कि इस महल में क्या है। अगर कोई खतरा हुआ तो मैं अकेला फंसूंगा, लेकिन आप लोग बच जाएंगे। इस तरह हम सब खतरे में नहीं पड़ेंगे। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, हम सब साथ चलते हैं। नहीं, अगर हम सब एक साथ गए और कुछ हुआ तो कोई भी वापस नहीं जा पाएगा। इसलिए मुझे अकेले जाने दो, मैं सब पता करके आता हूं। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। छोटे राजकुमार ने सिर हिलाया और साहस के साथ अपने घोड़े पर महल की ओर बढ़ा। छोटे राजकुमार ने अपने घोड़े पर सवार होकर महल के चारों ओर चक्कर लगा दिए, पर उसे कहीं भी कहीं कोई दरवाजा या खिड़की नहीं मिली जिससे वह अंदर जा सके। महल एकदम सुनसान लग रहा था, मानो कोई इसमें रहता ही ना हो। वो सोचने लगा, इतना बड़ा महल और एक भी दरवाजा नहीं, ये कैसे हो सकता है? छोटे राजकुमार ने चारों ओर देखा और उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ी जो पास के एक तालाब के किनारे खड़ी थी। राजकुमार घोड़े से उतरा और उसके पास गया। राजकुमार ने पूछा, माताजी, यह महल कैसा है?
इसके अंदर जाने का कोई रास्ता क्यों नहीं दिख रहा? और इसमें कौन रहता है? बेटा, इसमें एक सुंदर राजकुमारी रहती है। महल के बाहर जो पेड़ है, उस पेड़ के पास जाओ। उसमें एक ढोल लटक रहा होगा। जब तुम उस ढोल को एक बार बजाओगे तो महल का एक दरवाजा खुलेगा। लेकिन अगर तुम उसे 2-3 बार बजाओगे तो महल के सभी दरवाजे खुल जाएंगे। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा बुढ़िया ने बताया था। उसने अपने घोड़े को पेड़ के पास बांध दिया और धीरे धीरे उस जगह पहुंचा जहां ढोल रखा था। जैसे ही उसने ढोल बजाया, महल का एक बड़ा दरवाजा खुलने लगा। राजकुमार ने साहस जुटाया और अंदर चला गया। राजकुमार धीरे धीरे कमरों को देखते हुए आगे बढ़ता गया। एक के बाद एक कमरे पार करने के बाद वह अंत में एक आखिरी कमरे तक पहुंचा। जैसे ही उसने उस कमरे का दरवाजा खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां एक बेहद सुंदर लड़की बैठी हुई थी। वह किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। राजकुमार तो उसे देखते ही मोहित हो गया। फिर लड़की ने पूछा, तुम कौन हो? मैं एक राजकुमार हूं, लेकिन तुम कौन हो? मैं एक राजकुमारी हूं। मैं अभी तक कुंवारी हूं और मैं शादी उसी से करूंगी जो मेरी एक पहेली सुलझाएगा। अगर पहेली सुलझा देगा तो ठीक है, लेकिन अगर उत्तर गलत हुआ तो मेरी दूसरी शर्त यह है कि उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं इस पहेली को जरूर सुलझाऊंगा। सोच लो, अभी भी समय है। तुमसे पहले भी बहुत से राजकुमार आए थे, लेकिन कोई भी मेरी पहेली हल नहीं कर सका। बहुत लोगों के सिर कटवा चुकी हूं मैं। कोई बात नहीं, मैं राजा का बेटा हूं। मैं जरूर ही पहेली सुलझा लूंगा। ठीक है, यहां एक बर्तन रखा हुआ है। इसमें मैं पानी भरूंगी। इसके नीचे एक छोटा सा छेद है जिससे धीरे धीरे पानी टपकता जाएगा। जब तक यह पानी खत्म नहीं होता, तब तक तुम्हारे पास मेरी पहेली का उत्तर देने का समय है। जैसे ही यह पानी खत्म होगा और तुम उत्तर ना दे पाए तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। राजकुमारी ने बर्तन में पानी भर दिया और पानी धीरे धीरे नीचे बने छेद से टपकने लगा। राजकुमार पहेली सुलझाने में जुट गया। उसने बहुत दिमाग लगाया, हर पहलू पर सोचा, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं सूझा। समय बीतता गया और पानी धीरे धीरे कम होता गया। राजकुमार की चिंता बढ़ने लगी, लेकिन फिर भी वह उत्तर नहीं ढूंढ पाया। अंततः बर्तन पूरी तरह खाली हो गया। जैसे ही पानी की आखिरी बूंद गिरी, राजकुमारी ने बिना किसी भाव के कहा, तुमने समय पर उत्तर नहीं दिया। अब तुम्हें अपने किए का परिणाम भुगतना होगा। यह कहते ही राजकुमारी ने तलवार उठाई और एक ही वार में राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजकुमार के तीनों भाई महल से दूर इंतजार कर रहे थे। वे घोड़ों के पास खड़े होकर छोटे भाई की राह देख रहे थे। समय बीतता गया, लेकिन छोटा भाई लौटकर नहीं आया। जब बहुत देर हो गई तो तीसरे नंबर का राजकुमार बेचैन हो गया। उसने कहा, बहुत समय हो गया, हमारा छोटा भाई अभी तक नहीं लौटा। मैं अंदर जाकर देखता हूं कि क्या हुआ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। तीसरे भाई ने महल में घुसने से पहले ठीक वैसे ही जैसे छोटे भाई ने किया था, महल के चारों ओर 4 चक्कर लगाए। उसने हर तरफ दरवाजा खोजा, लेकिन उससे कहीं भी कोई रास्ता नहीं मिला। तभी उसकी नजर पास के तालाब के किनारे खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसके पास गया और पूछा, माता जी, ये महल इतना बड़ा है, फिर भी इसमें अंदर जाने का कोई रास्ता क्यों नहीं दिखता? और इसमें कौन रहता है? इसमें एक सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो उस पेड़ के पास जाओ। वहां तुम्हें एक ढोल मिलेगा। जब तुम उसे बजाओगे तो एक दरवाजा खुलेगा। अगर तुम उसे 2-3 बार बजाओगे तो महल के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। राजकुमार ने भी वैसा ही किया। उसने घोड़ा पेड़ के पास बांधा, ढोल बजाया और जैसे ही दरवाजा खुला, वह अंदर चला गया। जब वह आखिरी कमरे तक पहुंचा तो वहां राजकुमारी बैठी थी और फर्श पर
खून के धब्बे थे। राजकुमार का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा और अपने छोटे भाई की लाश देखी, जिसका सिर धड़ से अलग पड़ा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने राजकुमारी से गुस्से में पूछा, ये क्या किया तुमने? मेरे छोटे भाई का सिर क्यों काटा? ये मेरी शर्त थी। वह मेरी पहेली हल नहीं कर पाया, इसीलिए उसे मरना पड़ा। अगर तुम भी मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें भी मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ। राजकुमार ने गुस्से में ही चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, ठीक है, मैं राजा का बेटा हूं, मैं तुम्हारी पहेली हल कर दूंगा। पहेली ये है कि रानी ने राजा वंश के साथ क्या किया और राजा वंश ने रानी के साथ क्या किया। राजकुमारी ने बर्तन में पानी भरा और नीचे से पानी टपकने लगा। राजकुमार ने पूरी कोशिश की, लेकिन उत्तर नहीं सूझा। आखिरकार जैसे ही बर्तन की आखिरी बूंद गिरी, राजकुमारी ने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में दूसरे राजकुमार का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। दोनों भाई महल के बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब बहुत देर हो गई और दूसरा भाई भी वापस नहीं आया तो उन्हें चिंता होने लगी। बड़े राजकुमार से छोटे भाई ने कहा, हमारा दूसरा भाई भी नहीं लौटा। अब मैं जाकर देखता हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना और जल्दी वापस आना। तीसरा भाई भी घोड़े पर सवार हुआ और महल के पास पहुंचा। जैसे ही उसने महल को देखा, उसने भी 4 चक्कर लगाए और दरवाजा खोजने लगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। उसे तालाब के पास खड़ी वही बूढ़ी औरत दिखी। वह उसके पास गया और पूछा, माताजी, इस महल में जाने का रास्ता क्यों नहीं मिल रहा और अंदर कौन रहता है? यह महल एक राजकुमारी का है। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो उस पेड़ के पास जाओ, वहां एक ढोल मिलेगा। उसे बजाने से दरवाजा खुल जाएगा। तीसरे भाई ने भी वही किया। उसने घोड़ा पेड़ के पास बांधा, ढोल बजाया और जैसे ही दरवाजा खुला, वह अंदर चला गया। वह एक एक करके सभी कमरों को पार करता गया, लेकिन जब वह अंतिम कमरे में पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने अपने दोनों भाइयों की लाशें देखी, जिनके सिर धड़ से अलग पड़े थे। गुस्से से तिलमिलाते हुए उसने राजकुमारी से कहा, तुमने यह क्या किया? मेरे दोनों भाइयों को क्यों मारा? ये मेरी शर्त थी। उन्होंने मेरी पहेली हल नहीं की, इसीलिए उन्हें मरना पड़ा। अगर तुम भी मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ। ठीक है, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। अब बताओ, क्या है तुम्हारी पहेली? तो बताओ, रानी ने राजा वंश के साथ क्या किया और राजा वंश ने रानी के साथ क्या किया? राजकुमारी ने फिर वही बर्तन में पानी भरा और कहा, जब तक यह पानी खत्म नहीं होता तुम्हारे पास उत्तर देने का समय है। अगर पानी खत्म होने तक तुम जवाब न दे सके तो तुम्हारी भी मौत निश्चित है। तीसरा राजकुमार भी सोचने लगा, लेकिन उत्तर नहीं ढूंढ पाया। धीरे धीरे पानी खत्म होता गया और अंत में जब बर्तन की आखिरी बूंद गिर गई तो राजकुमारी ने अपनी तलवार उठाई और तीसरे राजकुमार का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। जब कोई भी भाई वापस नहीं लौटा तो बड़े राजकुमार ने अंदर जाने का फैसला किया। जब वह गया तो उसे अपने भाइयों के घोड़े बाहर बंधे दिखे, लेकिन उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आया था। यह देखकर उसके मन में चिंता और गुस्सा दोनों आ गए। उसने भी महल के 4 चक्कर लगाए, लेकिन कोई दरवाजा नहीं मिला। फिर उसकी नजर तालाब के पास खड़ी वही बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह तेजी से उसके पास पहुंचा और गुस्से से पूछा, माता, मेरे तीनों भाई यहाँ आए थे। उनके घोड़े तो यहीं खड़े हैं, लेकिन वे खुद कहाँ चले गए? क्या तुम कुछ जानती हो? हाँ, वे महल के अंदर हैं। राजा को यह सुनकर और शक हुआ। उसने फिर पूछा, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता तो दिख ही नहीं रहा। क्या कोई दरवाजा है? हाँ, उस पेड़ के पास एक ढोल रखा है। जब तुम उसे बजाओगे तो महल के दरवाजे खुल जाएंगे। अब राजा को गहरा शक हो गया कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा,
ये बूढ़ी औरत जरूर कुछ जानती है, लेकिन मुझे सच नहीं बता रही। गुस्से में आकर राजा ढोल उठा लाया और जोर से बूढ़ी औरत के सिर पर दे मारा। राजा ने तलवार निकाल ली और उसकी गर्दन पर रखकर गरजते हुए कहा, अब जल्दी से सच सच बता, अंदर कौन है, वहां कैसी चीजें हैं और मेरे भाई कहाँ हैं? सब कुछ अभी के अभी बता दो, वरना तुम्हारी भी जान नहीं बचेगी। बूढ़ी औरत डर गई। राजा की तलवार उसकी गर्दन पर थी और वह कांपने लगी। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, महाराज, मुझ पर दया करें, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। जल्दी बोलो, अंदर कौन है और वहां क्या हो रहा है? महल के अंदर एक राजकुमारी रहती है, लेकिन वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं, बल्कि एक जादूगरनी है। जादूगरनी? हाँ, वह हर आने वाले राजकुमार को विवाह का प्रस्ताव देती है, लेकिन पहले उन्हें उसकी एक पहेली हल करनी होती है। अगर वे सही उत्तर दे देते हैं तो वह उनसे विवाह करेगी, लेकिन अगर वे असफल होते हैं तो उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देती है। मेरे तीनों भाइयों के साथ भी यही हुआ है ना? हाँ महाराज, उनके सिर काट दिए गए हैं। और वह पहेली क्या है, जल्दी बता। राजकुमारी की पहेली यह होती है, रानी ने राजा वंश के साथ क्या किया और राजा वंश ने रानी के साथ क्या किया। अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो सच सच बता, इस पहेली का उत्तर क्या है? महाराज, सच कह रही हूँ, मुझे इसका उत्तर नहीं पता। चाहे आप मुझे मार ही क्यों न दें, मैं कुछ नहीं बता सकती। लेकिन महाराज, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। यहाँ से 100 कोस दूर राजा वंश का राज्य है। अगर आपको इस पहेली का उत्तर चाहिए तो वहां जाकर पता लगा सकते हैं। शायद वही आपको सही उत्तर बता सके। ठीक है, अगर इस पहेली का उत्तर वहीं मिल सकता है तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। राजा उस राज्य की ओर निकल पड़ा। राजा बहुत थका हुआ था। एक तो सफर लंबा था, ऊपर से अपने भाइयों की मौत का गम। उसका दिल टूट चुका था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया और गहरी नींद में सो गया। पेड़ की डालियों पर हंस के छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। कुछ देर बाद वहां एक भयंकर सांप आ गया। वह धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ रहा था। हंस के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। चीख पुकार सुनकर राजा की नींद खुल गई। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक लंबा सांप ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। राजा को गुस्सा आ गया। उसने झट से अपनी तलवार निकाली और सांप के 2 टुकड़े कर दिए। सांप मरते ही जमीन पर गिर पड़ा और राजा ने चैन की सांस ली। वह फिर से सो गया। थोड़ी देर बाद हंस और उसकी पत्नी वहां उड़कर आए। जब उन्होंने पेड़ के नीचे मरा हुआ सांप देखा तो उन्हें सब समझ आ गया। हंस ने सोचा, ये जरूर हमारे बच्चों को खाने आया होगा और इस अजनबी ने हमारे बच्चों की जान बचा ली है। ये हम पर बहुत बड़ा उपकार है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वे दोनों राजा के पास गए। इस बीच राजा भी नींद से जाग गया और उन्हें अपने पास खड़ा देखकर चौंक गया। हंस ने राजा से विनम्र स्वर में पूछा, हे वीर योद्धा, आपने हमारे बच्चों को बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब आप हमें बताइए, हम आपके दुख दर्द को कैसे दूर कर सकते हैं? जो मेरी तकलीफ है उसे ना तो तुम दूर कर सकते हो और ना ही उसका हल बता सकते हो। मेरे 3 भाई मरे पड़े हैं। एक राजकुमारी ने मेरे सामने एक अनोखी पहेली रखी है और मैं बस उसका उत्तर ढूंढ रहा हूँ। महाराज, यह पहेली तो हमें नहीं पता, लेकिन आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है। यह बहुत बड़ा उपकार है। हमें भी आपके लिए कुछ करना चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, बस मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। हंस ने सोचा और फिर कुछ सफेद चमकते हुए पंख अपनी चोंच से निकालकर राजा की ओर बढ़ा दिए। महाराज, ये मेरे पंख हैं। अगर कभी भी आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो बस इन पंखों को आग में जला देना। उसी समय मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद मित्र, अगर कभी संकट में पड़ा तो तुम्हें जरूर याद करूंगा।
इसके बाद राजा अपने घोड़े पर सवार होकर राजा वंश के राज्य की ओर चल पड़ा। रात होते होते राजा वंश के राज्य में पहुंच गया। सफर लंबा और थका देने वाला था, इसलिए उसने एक धर्मशाला में रुककर रात बिताने का फैसला किया। सुबह होते ही वह जल्दी से तैयार हुआ और अपने घोड़े पर सवार होकर राजा वंश के महल की ओर चल पड़ा। राजा सीधा महल के भीतर चला गया। राजा दरबार में पहुंचा। जैसे ही राजा वंश ने उसे देखा, वह तुरंत समझ गया कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि किसी बड़े राज्य का राजा है। इसीलिए उसने आदर पूर्वक उसका स्वागत किया। हे राजन, आपका हमारे राज्य में स्वागत है। पहले विश्राम कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए, फिर हम आपकी यात्रा का कारण जानेंगे। राजा पहले से ही थका हुआ था, इसीलिए उसने आदर पूर्वक भोजन ग्रहण किया। फिर दोनों राजाओं ने साथ में महल के सुंदर बगीचे की ओर प्रस्थान किया। तो आप ही राजा वंश हैं? हाँ, मैं ही राजा वंश हूं। लेकिन यह सवाल क्यों पूछा राजन? तो फिर आप मुझे यह बताइए, रानी ने आपके साथ क्या किया और आपने रानी के साथ क्या किया? अगर तुम यह सवाल न पूछो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर तुम इसे पूछोगे तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। मैं यह सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन पहले मुझे यह बताइए कि इसमें खतरा क्यों है? मैं तुम्हें इसका उत्तर तो दे दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। राजा ने गहरी सोच में पड़ते हुए विचार किया। अगर यह मेरा सिर काट देगा तो मैं अपने भाइयों को कैसे जिंदा करूंगा? मुझे कुछ न कुछ चाल चलनी होगी। ठीक है, अगर उत्तर देने के बाद तुम्हें मेरा सिर चाहिए तो ले लेना, लेकिन पहले मुझे सच बताओ। मेरी शादी के बाद रोज यही नियम था। दरबार से लौटकर खाना खाता, फिर रानी से बातें होती और हम अपने अपने कमरे में चले जाते। वह गहने उतार कर सोती और मैं थका होने के कारण जल्दी सो जाता। लेकिन एक दिन शिकार के दौरान गिरने से मेरे सिर पर चोट लग गई। महल लौटने पर रानी हमेशा की तरह आई, लेकिन इस बार वह पूरे श्रृंगार में थी। उसने बातें की और फिर अपने कमरे में चली गई। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रानी ने सोचा कि मैं सो चुका हूं, लेकिन सिर की चोट के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने देखा वह चुपचाप उठी, गहने और श्रृंगार दोबारा किया, फिर महल से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ी। शक हुआ, लेकिन मैं चुप रहा और तलवार लेकर पीछा किया। मेरा वफादार कुत्ता भी साथ था। रानी जंगल में एक कुटिया तक पहुंची, जहां एक रहस्यमयी साधु खड़ा था। उसने गुस्से में रानी को थप्पड़ मारा और पूछा, आज इतनी देर क्यों हो गई? ये देख मेरा खून खौल उठा। मैंने तुरंत तलवार निकाल ली, लेकिन तलवार की चमक पड़ते ही साधु समझ गया कि मैं सब जान चुका हूं। जैसे ही साधु को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ, वह सतर्क हो गया। मैंने बिना देर किए तलवार से वार किया, लेकिन वह तेजी से बच निकला। रानी भी घबरा गई थी। साधु गुस्से से बोला, राजा, अब तुम यहां तक पहुंच गए, लेकिन तुम्हारी मौत तय है। मैंने गरज कर कहा, धोखेबाज, मेरी ही रानी को मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने फिर वार किया, लेकिन उसने एक मंत्र पढ़ते ही आग की लपट छोड़ी। मैं किसी तरह बचा और तभी मेरा कुत्ता गुर्राते हुए उस पर झपट पड़ा। साधु का ध्यान भटकते ही मैंने पूरी ताकत से तलवार चलाई। वार सीधा उसके सीने के आर पार हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उस समय रानी से कुछ नहीं कहा और उसे चुपचाप महल ले आया। अगले दिन मैंने दरबार बुलाया और पूरी प्रजा के सामने रानी के विश्वासघात का खुलासा किया। मैंने सबको बताया कि कैसे वह मुझे धोखा देकर हर रात साधु के पास जाती थी। सुनकर सभी हैरान और क्रोधित थे। फिर मैंने आदेश दिया कि महल के आंगन में गहरी खुदाई की जाए। जब गड्ढा तैयार हो गया तो मैंने रानी से आखिरी बार पूछा, अगर तुम्हारे पास अपने बचाव में कुछ कहने को है तो कहो। लेकिन वह सिर झुकाए खड़ी रही, जानती थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे इशारे पर सैनिकों ने उसे गड्ढे में धकेल दिया और मिट्टी डालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे जमीन उसके घुटनों, कमर और फिर कंधों तक भर गई। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन अब उसे अपने गुनाहों का एहसास हो चुका था। देखते ही देखते वह मिट्टी में समा गई। दरबार में सन्नाटा था, लेकिन प्रजा को लगा कि न्याय हुआ है।
मैंने ऐलान किया कि अब हमारे राज्य में कोई भी अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात नहीं करेगा, वरना उसका अंजाम भी यही होगा। अब तुम समझ गए होंगे कि रानी ने मेरे साथ क्या किया और मैंने रानी के साथ क्या किया। जी महाराज, मैं समझ गया। अब तुमने अपना उत्तर पा लिया। जैसा कि शर्त थी, अब अपना सिर मुझे सौंप दो, लेकिन उससे पहले अगर तुम कुछ खाना या पीना चाहते हो तो तुम्हें अंतिम अवसर दिया जाता है। मुझे मृत्यु से भय नहीं, परंतु अंतिम समय में मैं अपने पूर्वजों की पूजा करना चाहता हूँ। कृपया एक अग्निकुंड तैयार करवाइए, जिससे मैं अपनी कुल परंपरा का अंतिम हवन कर सकूं। राजा ने आदेश दिया कि शीघ्र ही महल की छत पर एक अग्निकुंड तैयार किया जाए। महल के पुजारी को बुलाया गया। जैसे ही उसने आहुति देने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने गुप्त रूप से अपने वस्त्र में छिपाए हंस के पंखों को अग्नि में डाल दिया। जैसे ही पंख जलने लगे, अचानक देखते ही देखते वह दिव्य हंस प्रकट हो गया। हंस ने राजा को अपने पंखों से उठाया और बिजली की गति से वहां से दूर ले गया। राजा वंश और उसके सैनिक जब तक कुछ समझ पाते, तब तक राजा उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। राजा अपने घोड़े के पास आया और हंस का शुक्रिया किया और जल्द ही वापस लौट गया। फिर वह वापस वहां पहुंचा और बुढ़िया से बोला, अब बताओ, ये दरवाजा कैसे खुलेगा? ये ढोल बजाओ। राजा ने उसे बजाया और दरवाजे खुल गए। राजा अंदर गया और देखा कि उसके तीनों भाई मरे पड़े हैं। मुझसे शर्त लगाओ। मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी अगर तुम उत्तर नहीं दे पाए। काट देना। शर्त लगा ली गई। बर्तन में पानी डाल दिया गया। जब शर्त लग गई तो राजा जो राजा वंश से सुनकर आया था, वो सब बता दिया। राजकुमारी ने राजा का उत्तर सुनकर सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहले तुम उन सभी लोगों को जीवित करो जिन्हें तुमने मारा है, फिर मैं शादी के बारे में सोचूंगा। क्योंकि राजकुमारी वास्तव में एक जादूगरनी थी। उसने अपने जादू से सभी मृत राजकुमारों और अन्य लोगों को जीवित कर दिया। जैसे ही वे सब जीवित हुए, राजा ने बिना कोई देरी किए अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में जादूगरनी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जादूगरनी के मरते ही सारा महल गायब हो गया। बुढ़िया भी वहीं लोप हो गई। अब वहां कुछ भी नहीं बचा था सिवाय चारों भाइयों के, जो अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने राज्य की ओर रवाना हुए। इसीलिए कहा जाता है कि बुजुर्गों की कही हुई बातें और आम के फल का स्वाद बाद में पता चलता है। जितेंद्र नाम का एक लड़का था, जिसे पुराने महलों, पुराने घरों और जंगलों में घूमने का शौक था। इस शौक के कारण उसे उसके माता पिता हमेशा डांटते रहते थे। एक दिन जितेंद्र के पापा जी उसके रूम में आते हैं और देखते हैं कि वह कपड़े, कैमरा और सामान पैक कर रहा है। तभी उसके पापा जी बोल पड़े, जितेंद्र, कहाँ जा रहे हो? पापा, और कहाँ जाऊंगा? हिस्टोरिकल प्लेस और कोई नई जगह खोजकर वहां के इतिहास को देखूंगा। इसके बाद वहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी को समझने की कोशिश करूंगा। तुमसे कितनी बार कहा है कि इन फालतू के झंझटों में मत पड़ा करो। किसी नेगेटिव चीज को छेड़ना अच्छा नहीं होता। पापा, ये मेरा शौक है, अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा? तेज बातों की आवाज सुनकर उसकी माँ भी आ जाती है। क्या हो रहा है? क्यों इतनी तेज गुस्सा हो रहे हो? और क्या होगा, पूछो अपने लाल से। खंडरों में जाएंगे भूत पकड़ने, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने। यह सुनकर माँ गुस्से में, तू कहीं नहीं जा रहा है? कुछ आया कि नहीं समझ में? क्या कह रही हूँ मैं? अरे माँ, मैं अकेले थोड़ी न जा रहा हूँ, मेरे साथ दोस्त भी जा रहे हैं। अब बच्चा तो नहीं हूं ना। जाने दो इसे, मानता ही नहीं। जब देखो मनमानी करता रहता है। अरे मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? अभी तक कुछ हुआ क्या जो आप अब भी टेंशन ले रही हो? ठीक है, जा अपना ध्यान रखना, साथ ही कॉल करते रहना।
माँ की बातों के साथ उसके पिता सर हिलाकर सहमति जता देते हैं। दूसरे दिन वह दोस्त राहुल और पंकज के साथ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से कुछ दूर एक हवेली में था। यार राहुल, बुरहानपुर से वो हवेली कितनी दूर है? पंकज बीच में ही बोल पड़ता है। मैंने सुना है कि उस हवेली में कोई साया है, क्या ये सच है? जिस हवेली में जा रहे हैं वो बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से 60-70 किलोमीटर है। हाँ पंकज, वहाँ के लोग कहते हैं कि उस हवेली को एक ही रात में जिन्नात ने बनाया था। यार कुछ भी, हम लोग कितनी जगहों पर गए, कभी कुछ मिला है? हवेली पर भी कुछ नहीं मिलेगा। मैंने सुना है कि वहाँ पर रखवाली के लिए किसी को रखा भी गया है। हाँ यार सुना तो है। तुम दोनों की ये बड़ी खराब आदत है, तुम दोनों सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने लगते हो। चलो वहीं चलकर देखें कौन है जिन्नात। ट्रेन से रेलवे स्टेशन उतरने के बाद चलो किसी होटल में जाकर फ्रेश हो लिया जाए। क्या यार, सीधे हवेली पर चलते हैं? नहीं यार, वहाँ कोई टाइम पर मिले ना मिले, पहले होटल में ही चलते ना। हाँ हाँ। फिर तीनों होटल में जाते हैं। वहाँ भी हवेली के बातें में वो बात कर रहे होते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ हवेली पर जाने के लिए। तभी होटल मैनेजर, सर आप मत जाइए, वो हवेली बहुत मनहूस है। जो भी गया और रात में रुका तो कभी वापस नहीं आया। तभी जितेंद्र रोकते हुए, क्या फालतू की बातें कर रहे हो? कभी गए हो वहाँ? फालतू की बातें करते हो। सॉरी सर, पर क्या? जाओ यार यहाँ से, फालतू में डराओ मत। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। तुमने उसे इतना बेमतलब डांट दिया, ये गलत है भाई। पंकज भी हाँ में सिर हिलाता है। हाँ यार, यहाँ से जाते हुए उनसे माफी मांग लूंगा। माँ और पापा का गुस्सा इन्हीं पर उतर गया। तैयार होने के बाद कैब बुक कर लेते हैं। कुछ देर बाद कैब आती है और वो बैठकर जाने लगते हैं। रास्ते में पंकज रुकने को कहता है। जैसे ही गाड़ी रुकी वैसे ही एक बूढ़े बाबा आकर खिड़की के कांच पर जम से आकर ठोकते हैं। तीनों घबरा जाते हैं। आ गए तुम वापस, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। वो अभी यहीं है, कहीं नहीं गई। रे बाबा, इन्हें डराओ मत, अपने लोग हैं। पागल है बाबा। ड्राइवर कैब चलाने लगता है। पीछे से बाबा चिल्लाते हुए कैब के पीछे भागते हुए कहते हैं, बेटा मत जाओ वहाँ, मत जाओ वहाँ। हवेली पहुँचने के बाद गाड़ी वाला सिक्योरिटी गार्ड के पास छोड़कर चला जाता है। सलाम साहब, मैं निचांग, इस हवेली का गार्ड। हेलो निचांग। चलिए साहब, आप रूम में बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आया है। ये चाय क्या है? पीने वाला, वो आप टी कहते हो ना, टी, वही। तीनों हंसने लगते हैं। उन्हें देख निचांग को भी हंसी आ जाती है। अच्छा चाय, जाओ जाओ लाओ। तीनों चाय पीने के बाद निचांग से, चलो हमें घुमा दो हवेली। साहब आप अंदर जाकर लेफ्ट मुड़ जाना, वहाँ अम्मा मिलेगी है, वो आपको घुमा देगी है साहब, पर शाम से पहले वहाँ बाहर आ जाना है, नहीं तो क्या साहब, अच्छा नहीं होगा। बेहुदी बातें, कोई सेंस नहीं है इन बातों में। वो बूढ़ी औरत जब बाहर निकलेगी हम भी आ जाएंगे। नहीं साहब, अम्मा को वो कुछ नहीं करेंगे। आपको कुछ हो गया तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी है? भाई जल्दी आ जाएंगे ना हम। यार तू आए ना आए, हम दोनों आ जाएंगे। हाँ चलो ठीक, टाइम से पहले आ जाएंगे। अब तो चलो। अंदर जाते हुए लेफ्ट से कुछ पत्थरों की आवाज आ रही थी, जैसे कि उनसे कुछ पीसा जा रहा हो। तीनों धीरे धीरे अंदर पहुंचते हैं। तभी वह बूढ़ी अम्मा मसाला पीसते हुए दिखती है। अम्मा, ओ अम्मा। वह मुड़कर कोई जवाब नहीं देती। फिर पंकज आवाज देता है, ओ दादी, ओ दादी। वह मसाला पीसते हुए रुक जाती है, धीरे से पीछे देखती है। वह उस वक्त काफी डरावनी सी लग रही थी और कहती है, अच्छा इस बार बच्चों आप लोग आए हैं। जी अम्मा।
आप हमें इस हवेली में घुमा दोगी? हाँ, पर कोई मुझसे दूर नहीं जाएगा, विशेषकर ऊपरी मंजिल पर बिल्कुल भी नहीं। क्यों माँ, ऐसा क्यों? इसे जिन्नात की हवेली क्यों कहते हैं? इस हवेली को इंसानों ने थोड़े ही बनाया है। इसे मेरे वालिद जो आलिम थे, उन्होंने जिन्न को काबू करके रातों रात इस हवेली को बनवाया था। क्या वो जिन्न अभी भी काबू है? अब वह सभी जिन्न किसी के काबू में नहीं है। मतलब कुछ भी है? अब थोड़ी होते हैं जिन्न। अब मशीनों से 2 मंजिला मकान में साल भर के करीब लग जाते हैं। तो ये हवेली वो भी रात भर में? इम्पॉसिबल। मैं ऐसे नहीं मानता। मत मानो, वैसे जिन्न को आग से बनाया जाता है। वह जहाँ रहते हैं वह जगह काफी गर्म रहती है। इतना कहकर अम्मा मसाला लेकर अंदर चली जाती हैं और खाना बनाने लगती हैं। अरे यार, इन्हें तो काफी टाइम लगेगा। चलो हम ही घूम लें हवेली। अम्मा अंदर से सुन रही थी, तभी कहती है, बेटा आप ऊपरी मंजिल पर मत जाना और कुएं पर भी नहीं। अरे फालतू की बात है, चलो चलते हैं, कुछ नहीं होगा वहाँ। तभी जितेंद्र को कोई बच्ची दिखाई देती है जो दीवार के पीछे से झांक रही थी। तुम चलो, मैं आता हूँ। वह उस लड़की के पास जाकर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जरीन। वह अपने बैग की जेब से चॉकलेट निकाल कर देता है। जरीन चॉकलेट लेकर उसे उदासी भरी नजरों से देखती रहती है। आप यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर उदासी के साथ वह वहाँ से चली जाती है। जितेंद्र को उसे देखकर बहुत अजीब लग रहा था। तभी बहुत तेज आवाज आती है, जैसे कि गहरे पानी में कुछ गिरा हो। जितेंद्र दौड़कर आवाज वाली जगह पर जाता है। वह देखता है कि राहुल अकेला कुएं की दीवार पर बैठा था। वह राहुल से पूछता है, ये किस चीज की इतनी तेज आवाज थी? पंकज कहाँ है? इतने में पीछे से पंकज भी दौड़कर आता है। वो भी पूछता है, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, बस इस कुएं में पत्थर फेंका था। इतने में पंकज घबरा कर कहता है, वो बूढ़ी औरत ने तो कुएं के पास आने के लिए मना किया था ना, तो तू यहाँ क्यों बैठा है? चल उतर जल्दी, चल यहाँ से। पंकज राहुल का हाथ गुस्से और जोर से पकड़कर वहाँ से दूर ले जाता है। पीछे से जितेंद्र कहता है, अरे यार, अगर वो वहाँ पर बैठ भी गया और उसने पत्थरों को फेंक भी दिया तो क्या हो गया है? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? भाई मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है। आसपास बहुत अजीब सा लग रहा है। वॉशरूम की दीवार पर मेरी परछाई दिख रही थी। तभी एकदम से 2 बड़े हाथ मेरे गले की तरफ आ रहे थे। तभी पानी में कुछ गिरने की तेज आवाज आई और मैं तेजी से दौड़कर यहाँ आ गया। भाई तुम इन लोगों की बातें सुनकर ना वहम में आ गए हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। चलो अब हवेली घूमते हैं। जितेंद्र का ध्यान बार बार उस खामोश फितरत वाली बच्ची पर जा रहा था जो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही थी। उदासी भरी बेनूर आंखों से उसे एकटक देखे ही जा रही थी। ऊपर से पंकज को यह हवेली कई जगहों पर कालिख और काई जमी हुई दिख रही थी, जो कि काफी डरावनी लग रही थी। इसी के साथ राहुल का बोलना बिल्कुल बंद सा हो गया था। इस पर पंकज और जितेंद्र दोनों में से किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था। यार इन दोनों के बहकावे में नहीं आता तो यहाँ फंसता नहीं। बेमतलब आ गया इनके साथ यहाँ पर। कमरों में घूमते हुए पंकज की और जितेंद्र की नजर कमरों पर बनी नक्काशी पर जा रही थी। साथ ही वहाँ थके थके व बेमन से टिमटिमा रहे पुराने बल्ब जो कभी भी दम तोड़ दें। दीवार पर कई जगह जानवरों के सर लगे हुए थे, जिसके कारण हवेली काफी भयानक लगने लगी थी। ये जगह इतनी डरावनी और अजीब क्यों है? दूसरी जगहों पर इतना डर नहीं लगा था, पर यहाँ तो उल्टा मुझे ही ज्यादा डर लग रहा है। कुछ यहाँ जो पर्दों में छिपा है। धीरे धीरे वह वापस आंगन में बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचकर उनके पास बैठ गए। जितेंद्र के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। वह आखिरकार पूछ ही बैठा, ऊपरी मंजिल पर जाना क्यों मना है? वह किसी को भी ऊपरी मंजिल पर जाने वाले को जिंदा नहीं रहने देते। आप इस सब पर विश्वास करती हैं? ये चीजें तो बस वहम होती हैं। मेरा बेटा भी नहीं मानता था। कितना समझाया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। बेटा
आप इन चीजों को समझने की कोशिश करो। आपका एक साथी कहाँ है? पंकज और जितेंद्र दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। इतने में वह जरीन लड़की जितेंद्र को मिल जाती है। वह उसे कहती है, आज बहुत भारी दिन है, आप कहीं नहीं रुकना, आप अकेले दोस्त के साथ वापस चले जाओ। मैं इस बच्ची की बात को क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। आखिर कहना क्या चाहती है? बेटा, आप क्या कहना चाहती हो? थोड़ी देर में आपका यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप और आपका एक दोस्त, आप दोनों चले जाओ। जाने कब राहुल को ढूंढने में पंकज सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। उसे मालूम ही नहीं चला। उसे ऊपरी मंजिल के एक कमरे में काफी तेज रोशनी हो रही थी। उसने आवाज लगाई, राहुल, तू है ना इस रूम में? मुझे डरा मत, कुछ बोल तो सही। अंदर से सिर्फ की आवाज आती है, जिसके कारण पंकज घबराने लगता है। इसके बाद वह जोर से चिल्लाता है, राहुल बाहर निकल जल्दी। पंकज की आवाज नीचे जितेंद्र के पास जाती है। वह समझ जाता है कि पंकज सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर है। वह भी तेजी से ऊपर जाने लगता है। वह छोटी बच्ची उसे रोक लेती है। ऊपर पंकज गेट खोल लेता है और एक जोरदार चीख के साथ तेज रोशनी दिखाई देती है। फिर पंकज का शरीर धीरे धीरे नीचे आने लगता है, जैसे कि पानी पर तैर रहा हो। यह सब जितेंद्र की आंखों के सामने हो रहा था। एकदम से ये सब देखकर जितेंद्र वहीं बेहोश हो जाता है। जब वह आंखें खोलता है तो वो अपने आप को अम्मा के रूम में उनकी गोद में सर रखे पाता है। वह घबराकर बैठ जाता है और उठकर बाहर जाने लगता है। अम्मा उसका हाथ पकड़ लेती है। अब कोई फायदा नहीं है, अब रात हो चुकी है। तुम इस कमरे से निकलते हो तो तुम्हारा हाल भी दोस्तों जैसा हो जाएगा। देखना चाहते हो तो खिड़की के छेद में से देखो, खिड़की मत खोलना। जैसे ही वो बाहर देखता है तो उसके दोनों दोस्त दिखते हैं। एक अध जला और दूसरा पानी की वजह से फूला हुआ। ये कैसे हुआ? मैंने तुम्हें रोका था और कहा था ऊपरी मंजिल और कुएं पर जाना मना है। जो ऊपरी मंजिल पर गया वो जल गया, जो कुएं के पास गया वह पानी की वजह से फूल गया। जरीन, वो बच्ची कहाँ है? कौन बच्ची? जो मुझे ऊपर जाने से रोक रही थी। नहीं बेटा, यहाँ पिछले 40 सालों से कोई बच्ची नहीं है। जितेंद्र ये सुनकर बिल्कुल सुन्न सा रह जाता है। फिर वही लड़की को एक फोटो में देखता है। यही तो है वो बच्ची, यही तो है। यह मेरी बेटी है जो ऊपरी मंजिल से सीधे कुएं में जा गिरी थी। वही जिन्नों की वजह से, इसीलिए मैं यह हवेली छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मुझे बाहर जाना है, हवेली से बाहर जाना है। सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। बेटा, जो इस हवेली में एक रात में फंस जाता है फिर वो वापस नहीं निकल पाता। यही यहाँ की सच्चाई है। रात भर वो दोनों बैठे रहते हैं। सुबह होते ही जितेंद्र गेट खोलकर बाहर निकलता है। वैसे ही वो देखता है कि राहुल उसे आवाज दे रहा है। जितेंद्र, ओ जितेंद्र, यहाँ मेरे पास आ जा। ओ जितेंद्र, मैं यहाँ हूँ अंदर। फिर वह कुएं की दीवार पर बैठकर वापस अंदर कूद जाता है। फिर से यही रिपीट होता है। वह घबराकर मेन गेट खोलने की कोशिश करता है। वो गेट खुल तो जाता है, पर उसे गेट के उस तरफ वही दिखाई दे रहा होता है जो इस तरफ दिखाई दे रहा होता है। राहुल का कुएं में कूदना। कोई फायदा नहीं है बेटा, ये मेरे लिए हमेशा का है। बेटा अब बस कर दे। इतना कहकर अम्मा अपने काम में लग जाती है। जितेंद्र को उसके वही दोस्त बार बार दिखाई देते हैं। फिर उसे वही जरीन दिखाई देती है। वह उसे एक तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है, जाओ, आखिरी बार और आखिरी मौका, अब और न मिले मौका। इतने में उसके सामने उसके दोनों दोस्त खड़े हो जाते हैं। दोनों साथ साथ कहते हैं, ये सब कुछ नहीं होता है। फिर दोनों जितेंद्र को मारने के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं।
तभी वही बच्ची उसे बचाकर बाहर निकाल देती है। जितेंद्र बेहोशी की हालत में बाहर आता है और उसे वही बाबा मिलते हैं। बेटा, मैं कह रहा था वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वो बाबा हंसते हुए निकल जाते हैं। जितेंद्र जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे एक गाड़ी दिखती है। उसमें भी 3 दोस्त उसी हवेली में जाते हुए दिखते हैं। वही सीन वापस से उसे दिखने लगता है, पर वो बाहर होता है, गाड़ी में कोई और होते हैं। जाते जाते वह वापस मुड़कर देखता है तो वो बच्ची उसे ही देख रही होती है। उस बच्ची के साथ भी वही हादसा होते हुए उसे दिखता है। बच्ची को आग लगती है और वो नीचे गिरने लगती है। अब जितेंद्र समझ गया था कि जिंदगी अनमोल होती है, बड़ों का कहना मान लेना चाहिए। वह मान गया था कि किसी भी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता है, चाहे वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव।